हमने मिलके सारा राशन वाशन इकट्ठा किया। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। देश के सीने में कई सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यानी मोदी सरकार को लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार पार्ट 2 को लगभग 1 साल पूरा हो गया है। आपके मन में जो सवाल है, आपके दिल में जो सवाल है, आपका नुमाइंदा बनकर आज ये सवाल मैं पूछूंगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से, यानी कह सकते हैं सामान्य भाषा में बीजेपी के बॉस जेपी नड्डा हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। नड्डा जी, आपका स्वागत है। पटना से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले बीजेपी के सामान्यकर्ता से अध्यक्ष बने जेपी नड्डा की कहानी भी हम आपको आज बताएंगे, लेकिन आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सवालों के जवाब भी पूरे जानेंगे जगत प्रकाश नड्डा जी से। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। धन्यवाद। एक तरफ मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल की कामयाबियां हैं, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल का क्रिटिसिज्म भी है। कैसे देखते हैं आप दोनों को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का, मोदी 1 और मोदी 2, जो दूसरा कार्यकाल का 1 साल, इस 6 वर्षों में उन्होंने 6 दशक के जो गैप था उसको पाटा है। ही हैज ब्रिज्ड द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। आप याद कीजिए 2014 को, पॉलिसी पैरालिसिस, सिस्टम क्रम्बल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से क्रम्बल डाउन सिचुएशन में था, कोई एक्टिविटी आगे बढ़ नहीं रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जिसको बोलते हैं कि रुक सा गया था उसके डेवलपमेंट का। वहां से मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और देश को गति दी, और देश के गति के साथ साथ बहुत आयामों को उन्होंने टच करते हुए गरीब, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की, हेल्थ की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, सब चीजों को उन्होंने एड्रेस किया। और मोदी 1 के 5 साल के कार्यकाल के कारण ही हमारे को लोगों ने फिर से और अधिक मतों के साथ आशीर्वाद दिया। जहां तक दूसरा वर्ष है, मैं इसको इतिहास के पन्नों में हिस्टोरिकल ईयर मानता हूं। 2019 को इट्स ए हिस्टोरिकल ईयर। It was a year for accomplishment of the ideological issues long pending, जो देश 130 करोड़ का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उस सारी चीजों को पूरा किया मोदी जी के इस कार्यकाल में। और इसी कार्यकाल में एक अकल्पनीय चैलेंज भी आया, कोरोना क्राइसिस का। तो ये एक ऐतिहासिक इस दृष्टि से हुआ, अकॉम्प्लिशमेंट्स की दृष्टि से भी, और कोरोना के क्राइसिस के कारण यहां पर एक ऐसी परिस्थिति बनी जिससे लड़ने की बात थी। मैं ये महसूस करता हूं, क्योंकि मैं बाकी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं कोरोना के बारे में बात करता हूं। मोदी जी ने कोरोना को टाइमली उसको लॉकडाउन किया, और यह टाइमली डिसीजन, ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया की संस्थाएं बोल रही हैं, इट वाज अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और जन भागीदारी से किया। जी नड्डा जी, 1 साल सरकार को कंप्लीट हो रहा है। अभी आपने बोला 2019 एक हिस्टोरिकल ईयर रहा, लेकिन इस साल 19-20 के अंदर, लेकिन उसी साल 2019 में 300 सीटों के साथ मोदी सरकार जीत कर आती है। हरियाणा में आप लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन गठबंधन के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ। महाराष्ट्र में आपका गठबंधन जीत कर आता है लेकिन सरकार नहीं बना पाता। दिल्ली का चुनाव आप हार जाते हैं, तो कुछ लैप्सेस भी रहे, या फिर कहें तो कई जगह नुकसान भी देखना पड़ा। देखिए, आप हमेशा एक बात को कहता हूं जी, और मैं मीडिया के साथ कभी भी उसमें अपने आप को शामिल नहीं करता। कोई इलेक्शन हम जीतते हैं, आप कहते हैं सेमीफाइनल, जी, फाइनल। देयर इज नो सेमीफाइनल। एवरी इलेक्शन इज अ डिफरेंट इलेक्शन ऑल टुगेदर। इसलिए जब हम मोदी 2 की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के, और रिपोर्ट कार्ड भी केंद्र सरकार के बारे में। हर इलेक्शन अलग अलग होता है। हां, कुछ दिक्कतें आई होंगी, लेकिन उनके कारण भी अलग अलग हैं। अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, पर कोरोना की वजह से वो जश्न तो फीका पड़ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना की वजह से जश्न ये अलग, तो इसको तो हम लोगों ने जश्न के रूप में मनाया ही नहीं।
बिल्कुल, हम लोगों ने जश्न के रूप में मनाया नहीं, सिर्फ ये है कि एक साल की एक्टिविटी को, ऑल्दो अकॉम्प्लिशमेंट्स हिस्टोरिकल है जी, हमने कोशिश ये की कि जनता तक एक साल के कार्य जो मोदी जी ने किए हैं वो जाएं, वो हम वहां तक पहुंचा पाए। लेकिन जश्न का कोई मामला नहीं था और कोई हम लोगों ने उस तरीके का कार्यक्रम पार्टी ने नहीं लिया। हमने ये लिया कि हम नीचे तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं, लेकिन कोरोना क्राइसिस में जो मोदी जी ने काम किया उसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, सब लोगों ने ये माना कि दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच विच मोदी जी हैज टेकन एंड अदर कंट्रीज शुड रेप्लिकेट। WHO ने तो यहां तक कह दिया कि वी शुड फॉलो द डिसीजंस टेकन बाय मोदी जी, और उन्होंने ये भी कहा कि होलिस्टिक इसलिए है कि इसमें मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आर्थिक रूप से सस्टेन करने के लिए इसकी भी व्यवस्था की। मैं नड्डा जी इस पहलू पर भी आऊंगा आगे, लेकिन अभी महत्वपूर्ण यह है कि पिछले एक साल के अंदर निश्चित तौर पर कई चुनाव होते हैं और मीडिया का काम है अपने तरीके से उसको फाइनल सेमीफाइनल बोलने का, लेकिन फाइनल तो 2019 का आप लोग जीत गए और धमाकेदार तरीके से जीते। एक आरोप यह भी लगता है कि आप लोगों की सरकारें जहां होती भी नहीं है वहां भी आप बना लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसमें मध्य प्रदेश का भी दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष के साथ पिछले एक साल में तल्खी कम नहीं हुई है, बड़ी है, ऐसा क्यों? बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मैं पहले मध्य प्रदेश का उत्तर दूं आपको। मध्य प्रदेश में हमने नहीं सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में उनसे अपना परिवार नहीं संभाला, अपने आप नहीं संभाल पाए जी। अब आप न संभालें और वहां पर सरकार तो चलनी है, तो वो सरकार बनी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आकलन करना चाहिए और उसके माध्यम से उनको अपने रास्ते तय करने चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल उठाया वो मैंने सवाल उठाया कि मतलब कुल मिलाकर विपक्ष के साथ तल्खी क्यों रहती है? हमारे तरफ से कभी भी कोई तल्खी नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक उसूलों में विश्वास करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो हमारे संवैधानिक ढांचा है और विशेष करके जो फेडरलिज्म है, उस फेडरलिज्म की हम रिस्पेक्ट करके चलते हैं। आप देखिए, सर्वदलीय बैठकें होती हैं, सर्वदलीय बैठकों के साथ साथ हम कलेक्टिवली डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने 5 बार मुख्यमंत्रियों को बुला करके बातचीत की है और सारी बातों को उनके सामने रखा है, उनके विचार भी सुने हैं। बहुत से स्टेट्स अपने अपने तरीके से उन केंद्र की गाइडलाइंस को इंटरप्रेट करते हुए भी आगे बढ़े हैं। हमने सबका सहयोग किया है। इस सारे समय में हमने कोई राजनीति नहीं की है, लेकिन हाँ, हम ये जब ये सारी तल्खी की बात आती है, तल्खी नहीं होती है। सच्चाई ये है कि ऑपोजिशन और विशेष करके कांग्रेस पार्टी बैठक में कुछ और कहती है और बाहर कुछ और कहती है। जो स्टेटमेंट मीटिंग में होती है उससे बिल्कुल विपरीत। अब जीएसटी का उदाहरण उठा के देखिए, जीएसटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट 1 वोट, इट इज द जीएसटी काउंसिल विच डिसाइड्स। आपने क्या क्या नाम दिए उसको, शब्दावली आपकी कैसी रही, आपने देखा जीएसटी को आपने क्या क्या नाम दिए। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। दिस शोज योर शैलोनेस अबाउट द इशू। आपका जो सतही आपका विचार है और जो सोच है और पार्टी जिस तरीके से आप चला रहे हैं, ये आपको मुबारक हो, आप चलाएं जिस तरीके से आपको पार्टी चलानी है, लेकिन इस तरीके से देश नहीं चलता। इस तरीके कांग्रेस की समस्या है कि जब आप 370 हटाते हैं, अमित शाह पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। जब आप सीए लेकर आए तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। आखिरकार कांग्रेस को लगता है कि आप जो अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा उसको पहले साल में सब निपटाते चल रहे हैं, तो कांग्रेस की समस्या यह है कि आप लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करते। ये 303 का मैंडेट भारत की जनता ने दिया है ना, 130 करोड़ जनता ने दिया है ना जी। तो हमारे को कहा है ना कि इस काम को पूरा करना है और हमने जग जाहिर करके किया है ना, हमने सबको बता करके किया है ना। इसमें डिस्कस करने के लिए क्या चीज रह गई थी? इसमें डिस्कस करने के लिए था क्या? व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एब्रोगेट 370, when we have declared that we will 35A will go, तो when we have declared that citizen amendment bill जो आज एक्ट बन गया, CAA हो गया, इसको हम इंप्लीमेंट करके देंगे। ट्रिपल तलाक हमने तय किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था
इसको हमको इम्प्लीमेंट करना था, हमने इम्प्लीमेंट किया। बहुत बड़ी कुरीति चली आ रही थी, उसको हमने अपने मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने में और उनका हमने सहयोग किया। बिल्कुल, शाह बानो से सायरा बानो तक हम पहुंचे हैं। अब पिछले एक साल के अंदर हम एक साल की बात कर रहे हैं, तो एक साल में विरोध प्रदर्शनों का भी एक तरह से कहते हैं बाढ़ आ गई। ऐसा लगा कि देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कुछ लोग करवाने के लिए बैठे हुए हैं और सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करवाना चाह रहे हैं देश के अंदर। सीओ को लेकर और जो बवाल हुआ, 370 तक वो बात चुप रही, राम मंदिर तक वो बात चुप रही, लेकिन सीओ को लेकर जो बवाल हुआ वो पिछले एक साल की सरकार में आपकी मोदी पार्ट 2 के अंदर वो सबसे बड़ी चुनौती भी रही। कैसे देखते हैं, क्योंकि शाहीन बाग हुआ, हमने मुंबई में भी बहुत कुछ होते हुए देखा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भी जानती है कि सीएए क्या है। सीएए सिटीजनशिप देने का विषय है, लेने का विषय नहीं है। भारत की जनता के किसी की भी सिटीजनशिप नहीं जानती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टीज ने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया, और ये वो लोग करते हैं जो गेम्स ऑफ द रूल को फॉलो नहीं करना चाहते जी। ये उन्होंने फॉलो नहीं किया और उन्होंने देश से ऊपर दल रखा। हमने हमेशा दल से ऊपर देश रखा। इन्होंने इस तरीके का काम किया। और आप लोग भी नहीं समझाने में कामयाब नहीं रहे। जो वर्ग नाराज था या फिर जो वर्ग प्रदर्शन कर रहा था वो देश के नागरिक। कुछ लोगों को तो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण जोड़ा गया, उनको तो हम स्थान पर ले आएंगे, लेकिन कुछ लोग जो इनके लिए दल देश से बड़ा है, जिनके लिए राजनीति राष्ट्रनीति से बड़ी है, उनको तो नहीं समझा सकते। You can improve somebody's eyesight, but you can't give him a vision. You can bring the horse near the water, but you can't force him to. You've given a very good example. What I'm trying to ask is, sir, कि नड्डा जी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या मिसगाइड किया गया? हाँ, किया गया। और अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है जी। आपने देखा होगा दिल्ली में तो जांच के अंदर यह बात स्पष्ट हो गई कि यह प्रायोजित था, यह हिंसा प्रायोजित थी, ये विरोध भी प्रायोजित था, और ये सारी चीजें सामने आएंगी। जिसने भी देश हित के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब चार्जशीट भी आ रही है, उसमें अंकित शर्मा का जो मर्डर हुआ उसमें भी बहुत सी फैक्ट सामने आए हैं। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा साहब, महत्वपूर्ण यह है कि वो मिसगाइड इस स्तर पे किया गया कि दिल्ली में हिंसा हो गई। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट यहां पर थे, वो देश के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट रहा। इसीलिए मैं कहता हूं जी, फिर ये लोगों के घर जलाएगा, ये बार-बार उस इलाके में गया था। बार-बार सोचने की बात क्या है कि इनको हार पच नहीं रहा है और इनके लिए दल देश से बड़ा है। अपना राजनीतिक रोटी सेकना यह महत्वपूर्ण है, लेकिन देश और देश के साथ देश की आबरू, आज मोदी जी ने दुनिया में भारत को कहां ला करके खड़ा कर दिया है। आपने भी देखा, कोरोना क्राइसिस में सब लोगों ने भारत को एक मॉडल के तरीके से देखा है, लेकिन कुछ लोगों को इसके ये पछता नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। वह इन कारणों से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे करके उसका प्रयास करते हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, और वो हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं, निभाएंगे। पिछले एक साल में ये आपको सबसे बड़ी मुश्किल लगती है जो हमने इस तरह के आंदोलन देखे और उसके बाद हमने दिल्ली में हिंसा देखी? जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तक ये शाहीन बाग भी खत्म नहीं हुआ था। आपको लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी पिछले एक साल में? देखिए, मोदी सरकार की चुनौती नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ये हमारे सामने ये घटनाएं घटी हैं जी। इन घटनाओं को जैसे भारत सरकार को देखना चाहिए, उस तरीके से हमने देखा है और उसी तरीके से इसका निवारण किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी गहराई को हमने समझा है और इसकी जो उसको हम कहते हैं बारीकियों को भी समझा है। उन बारीकियों को ध्यान में रख करके हम अपने कैडर्स को, आपने बहुत बोला कि कुछ लोगों के लिए राष्ट्रहित जो है वो पीछे होता है, दलहित ऊपर होता है। आम आदमी पार्टी के एक कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन के खिलाफ जो चार्जशीट हुई है अभी दिल्ली पुलिस ने करी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने करी है, उसमें उसको मास्टरमाइंड बताया गया है। और मैं खुद ताहिर हुसैन के घर पे गया था, जहां पे पेट्रोल बम से लेकर पता नहीं क्या क्या था। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट उस पर करी थी, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही उस पर खुलासा करा था। क्या मैं इसमें जी 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 अब कई बार क्या होता है, जो हम बोल रहे होते हैं जी, उस समय उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई कारण नहीं होता।
लेकिन जब समय का पर्दा हटता है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, वो सब्सटैंशिएटेड हो जाता है। सारे दिल्ली चुनाव में मैं कहता रहा और हमारी पार्टी कहती रही कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशंस के तार नीचे तक जा रहे हैं और अंकित शर्मा को टच कर रहे हैं, जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के तार जिनका आपने नाम लिया उससे जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप पार्टी के क्रेडेंशियल्स क्या है। आप पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। और यही मैं उस समय कहता था। तो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी इज अ लर्निंग प्रोसेस। वेरी राइटली। दिल्ली के लोग भी उस समय जनवरी में नहीं समझ पाए, लेकिन अप्रैल महीने तक आते आते और मई महीने तक आते आते तो समझ गए। मैं भी बतौर जर्नलिस्ट, मेरे लिए भी देश पहले और बाकी सब चीजें बाद में है। जब मैं ताहिर हुसैन के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनके पास करोड़ों रुपए का मामला है, और वो करोड़ों रुपए कैसे आए, इंटरनेशनल तार तो नहीं है इस मुद्दे के, क्योंकि हर्ष मंदार जिस तरह के बयान दे रहे थे फिर वो विदेश भाग गए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हिंट करता है जगत प्रकाश नड्डा जी। और क्योंकि अब जब अनलॉक हो रहा है देश, शाहीन बाग में दोबारा आंदोलन शुरू करने की बात हो रही है, तो चिंता की लकीर इसलिए खिंचती है कि ये वर्ग नहीं रुक रहा, ये लोग नहीं रुक रहे। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि लोग नहीं, कुछ लोग हैं जी जिनका उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वो है जी। लेकिन भारत सरकार इन सब चीजों के बारे में सजग है जी। गृह मंत्रालय इन सब चीजों के बारे में सजग है। आपका 2 दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी वार्तालाप हुई है जी, तो आपने देखा होगा उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, यह देश मजबूती की ओर जाएगा। अखंड भारत की दृष्टि से जो हम अपने मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बढ़ाएंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे जी। खबर यह भी है, जैसे मैंने पूछा कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट अगर दोबारा शुरू होता है तो इस बार बीजेपी वो वाली गलती तो नहीं करेगी, या फिर सरकार वो वाली गलती नहीं करेगी कि इनको बैठने दे लंबा, क्योंकि एक सड़क पूरी तो देखिए गृह मंत्रालय का विषय होगा, गृह मंत्रालय इसकी चिंता करेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट हम इस बात की चिंता जरूर करेंगे कि जनता तक सही संदेश जाए और जनता गुमराह न हो। क्या बीजेपी दोबारा शाहीन बाग के पक्ष में है या नहीं है? देखिए, हम प्रजातांत्रिक विषयों के बारे में हमेशा सजग रहते हैं जी। किसी को भी कोई अपनी बात कहनी हो, कहने के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ कानून व्यवस्था हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं जी। जम्मू कश्मीर में से 370 और 35 को हटाया गया। आपने इस साक्षात्कार में भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये हमने लगातार अपने मैनिफेस्टो में था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, एल.के. आडवाणी के समय से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के समय तक, और अब आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके पीछे जो मकसद था क्या वो पूरा हो गया है? क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है कि चलिए आपने अब 370 हटा दिया, पंडित नेहरू कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा, घिस गया लगभग, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको घिस दिया पूरी तरह से, लेकिन क्या वो मकसद जो था वो पूरा हो गया? क्योंकि लगभग 6-7 महीने हो गए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली बात कि मैं इसको ऐतिहासिक घड़ी इसलिए मानता हूं जी, क्योंकि बचपन से हम नारा लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। मुझे पार्लियामेंट में अपनी इस उंगली से धारा 370 को समाप्त करने के लिए वोट देने का अधिकार मिला, और उसको मैंने बखूबी और गृह मंत्री जी के बगल में बैठ करके इस काम को किया। ये ऐतिहासिक घड़ी मुझे याद है। वैसे जब आपने राजनीति शुरू करी होगी, मैं माफी चाहता हूं आपको टोक रहा हूं बीच में, तब आपने कभी सोचा था कि 370 फुल मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा दे? देखिए, हम इस बात से कन्विंस थे कि हमारा रास्ता सही है, और रास्ता सही हो तो रोड़े जितने भी आएंगे। नहीं, जब आप पटना में राजनीति करते थे उस समय भी जी, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग जी, जब हमने राजनीति शुरू की, उस समय ऑपोजिशन में जाने का मतलब मूर्खता होती थी जी। लेकिन उस समय आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़े और हमने कहा कि हमारा रास्ता सही है, जितने भी रास्ते में रुकावटें आएंगी सब दूर होंगी और हम सफल होंगे। वो सफलता का दिन भी हमने देखा। तो इसलिए मैं तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जहां तक आपने बात की मकसद पूरा हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के 106 कानून लागू नहीं होते थे। यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लागू नहीं होता था, यहां तक कि पॉक्सो भी लागू नहीं होता था, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज। उसी तरीके से वहां पर वुमेन को भी राइट नहीं मिलता था।
उसी तरीके से वहां मुस्लिम भाई हमारे जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, उनको राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं थी। उसी तरीके से हमारे जो पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग थे और बस गए थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। उसी तरीके से जो हमारे वाल्मीकि भाई थे, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे, उनका बेटा कोई जज नहीं बन सकता था, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता था, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकता था। ये परिस्थिति थी। आज उन सब चीजों से उनको निजात मिल गई है। जम्मू कश्मीर की और कश्मीर की महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार, अगर वो स्टेट से बाहर भी किसी से शादी करते हैं तब भी उनका प्रॉपर्टी का अधिकार बरकरार रहेगा। भारत के कानून अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में लागू हुए। वहां के पंचायत के प्रधानों को पैसा नहीं मिलता था। ये हमारे राजीव गांधी जी ने 74th अमेंडमेंट बिल लेकर के आए और पंचायत के पैसे को सीधे पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी ही सरकार रही, गुलाम नबी आजाद वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वो नहीं कर सके। आप मोदी जी ने अब भारत का पैसा सीधे श्रीनगर के ट्रेजरी में नहीं जाता, सीधे पंचायत को जाता है। ये डेवलपमेंट का, और वहां के पंचायत के प्रधान अब महसूस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नाम का क्या डेवलपमेंट होता क्या है। उसी तरीके से लद्दाख इतने सालों से इग्नोर्ड था, जम्मू के कुछ एरियाज इतने सालों से इग्नोर्ड थे। नाउ दे हैव बीन मेन स्ट्रीम्ड, वो मेन स्ट्रीमिंग में आ गए हैं, वो मुख्य धारा में आए हैं और भारत के साथ उनका, जिसको हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग हुई है, भारत के सारे कानून वहां लागू हो रहे हैं। अब इसीलिए जम्मू कश्मीर बैंक की इंक्वायरी शुरू हो गई है और उस इंक्वायरी में आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग क्या क्या करते रहे, काफी नाम सामने भी इतने सालों में क्या करते रहे। तो यह एक तरीके से जम्मू कश्मीर का जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बात की थी वो 100% पूरी हुई है। मैं टेररिज्म को लेकर बात करना चाहता हूं। टेररिज्म को लेकर एक विजन है भारतीय जनता पार्टी का कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को इवेट करना पूरे देश का ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो समस्या क्या हल हुई है? क्योंकि अभी भी हम कई टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखते हैं उधर। हाल ही में पुलवामा 2 हमारे सैनिकों ने बचाया है उधर होते होते। उस लिहाज से मैं पूछूं, देखिए जनता की तो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है जी, लेकिन हां कोई बॉर्डर के उस पार से टेररिस्ट एक्टिविटी की एक्टिविटी हमेशा चली हुई है, वो आपको पता है। लेकिन भारत सक्षम है इन सारी चीजों को निपटने के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने क्लियर कट संदेश भी दिया है और पाकिस्तान भी जानता है और ये टेररिज्म वहां समाप्त होकर रहेगा। दिल्ली में एक लॉबी है, मैं कहूं पूरे देश में एक लॉबी है जो मोदी सरकार कुछ कर दे उसका वो विरोध करती है। अब अगर आपने 370 हटाया तो उनका कहना है कि अब 370 हटने के बाद टेररिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उधर समस्या पूरी का निदान हो जाना चाहिए। ट्रिपल तलाक हो उसको लेकर उनका विजन था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ही है। तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू दैट लॉबी? देखिए उनको हम मैसेज कोई नहीं देंगे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप हताश होंगे क्योंकि आपका रास्ता गलत है और गलत रास्ते से सही दिशा, सही जगह नहीं पहुंचते और हमारा रास्ता सही है, इसलिए हम धीरे भी चलेंगे तो हम सफल होंगे। चलिए अब मैं थोड़ी पॉलिटिकल बात करता हूं। एक साल पे काफी बात हुई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, मैं खासतौर पर बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ है। एक तरफ आपके प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत एग्रेसिव हैं, बीजेपी की इकाई महाराष्ट्र और मुंबई की बहुत एग्रेसिव है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बहुत कुछ कह रही है। आपके एक सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी नारायण राणे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए। आप लोग महाराष्ट्र में, विपक्ष का आरोप है कि हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने उनका कहना है क्योंकि हमने निवाला छीन लिया आपके मुंह से। बिल्कुल गलत है जी। सच्चाई ये है कि जो राणे साहब का स्टेटमेंट है वो पर्सनल तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट दी। गृह मंत्री जी ने भी उसको खंडन किया है, हमने भी उसका खंडन किया है। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की ऐसी कोई राय नहीं जी। हमने कोरोना के टाइम पर भी जिम्मेदारी से सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को समय समय पर आगाह किया है कि जो रास्ता आप कोरोना को डील करने के लिए ले रहे हैं और जिस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उसको दुरुस्त होना चाहिए, उसको और मजबूती से काम करना चाहिए। भारत सरकार से कोई मदद की आवश्यकता है तो आप बताइए, लेकिन हमने उनके सिस्टम को कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं, बिल्कुल जलेबी की तरह नहीं इसको घुमा रहा। महाराष्ट्र में क्या मध्य प्रदेश का नाटक हो सकता है? विपक्ष को ये डर है? नहीं, उनको डर रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां मैं फिर बताता हूं, मध्य प्रदेश में उनसे अपना घर नहीं संभला जी।
तो ये वो ध्यान में मैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम सरकार में जरूर शामिल हैं, लेकिन फैसलों में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। आप मुझसे पंजाब पे पूछिए, राजस्थान पे पूछिए, छत्तीसगढ़ पे पूछिए, ये एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बोला। तो इसीलिए जो बतौर पत्रकार हमारा शक है वो बढ़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। देखिए, राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जाने का। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी दल के साथ जब सरकार बनाती है जी। तो उसका इतिहास यह है कि वह धोखा देती है, वह हमेशा उसमें दिक्कत पैदा करती है। ये उनका मामला है, ये वो जाने। लेकिन हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि दे नेवर सी टू इट दैट एनी अलायंस गवर्नमेंट शुड बी कंफर्टेबल। देखिए, जब मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस की वहां पे सरकार गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ने उस सरकार को अस्थिर कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले लिया और पूरा खेल रच दिया। अब आप हमें बताइए कि क्या हानि का है ये राजनीति में। आप बताइए, ये हमारे लिए संभव है कि हम किसी को पकड़ करके ले आकर के बैठा दें? जी, ये कभी संभव हुआ है? कोई आया तो अपनी मर्जी से ही आया। मैंने तो आपको बताया जो विपक्ष का। तो मैं फिर कहता हूं, विपक्ष की दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि विपक्ष सच्चाई को सामना करने से कतरा रहा है और सच्चाई को अंडरस्टैंड करते हुए भी उसको नकार रहा है। इसलिए उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दैट दे शुड अंडरस्टैंड। मैं विपक्ष में रहा हुआ हूं, लंबे समय में लंबा जीवन हमारा विपक्ष में ही गुजरा है। सबसे पहली बात यह होती है कि सेल्फ कंट्रोल, राइट अप्रोच, डेवलपिंग द क्रेडिबिलिटी। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहा है। पर सिंधिया साहब का टूट जाना और मतलब जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस परेशान होगी। मतलब उनका सिंधिया को आपने छीन लिया उनसे। ठीक है, उनको परेशान होना समस्या आती है, किसी के भी घर में आती है। आत्मचिंतन करना है ना, दूसरे को दोष देकर के क्या होगा? अमित शाह ने हमारी मेरे घर से कोई चीज ले जाए जी, तो मैं उसको दोष दूं, ये क्यों नहीं ध्यान रखा कि हमारा घर ठीक रहना चाहिए था? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स डजंट वर्क। और फैक्चुअल चीजों को एक्सेप्ट करना ये तो जिम्मेवारी होगी। मैं कहता हूं कि विपक्ष की दिक्कत क्या है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को न निभाते हुए, सतही तौर पर काम करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है जी। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वह कोई अच्छी तस्वीर अब उनकी पार्टी के बारे में भी और देश के लिए भी कोई अच्छा उपकरण नहीं बन पा रहे। मैं अमित शाह को कोट करना चाहता हूं यहां पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर को राहुल जोशी को एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेतृत्व पर उनकी पार्टी का अगर भरोसा नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का नेतृत्व वीक है बहुत ज्यादा? अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लीडरशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन जी, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ नैरेटिव तय करना, स्ट्रैटेजी तय करना और सही रास्ते से ऑपोजिशन करना, इसके लिए मन बनाना पड़ता है। ये मन नहीं है उनका, वो शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, उनके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग घट रही है। वो कह रहे हैं कि आप हमें कहीं छोड़ ही नहीं रहे, गुजरात में भी 2 एमएलए ले लिए। ऐसा है कि ये जहां तक छोड़ने का सवाल है, लोग मेरे पास आ जाए मैं क्या करूं जी? ये तो आपको देखना है ना कि आपका घर कैसा रहता है। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को कोई चला जाए हमारे यहां से तो हम क्या कहेंगे? हम आत्मचिंतन करेंगे, विल थिंक अबाउट इट, हम यही कहेंगे और हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि क्योंकि आपकी सेंटर में सरकार है, आपके पास बड़ी सारी एजेंसियां, तो एजेंसियों को घुमाकर आप कुछ भी करवा। ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों पर पूरा विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ही काम करते हुए लंबे समय तक राजनीति में शुचिता के साथ काम किया है। एक आप बहुत बड़े पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है आपका जगत प्रकाश नड्डा जी, और उत्तर प्रदेश में इस महागठबंधन की आंधी को आपने मोदी 2 में निपटाया भी अपने तरीके से। महाराष्ट्र की सरकार का भविष्य क्या आपको दिखाई देता है? क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा
तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बहुत गहरी थी। हमने सिर्फ जो उसकी आस्था था उसको एक कार्य रूप देकर के वोट में परिवर्तित करने के लिए पार्टी ने काम किया, और ये मोदी लहर कहिए, आंधी कहिए, तूफान कहिए, वही उसका नतीजा था जिसने महागठबंधन को डिस्ट्रॉय किया। हमने पार्टी की तरफ से जमीनी स्तर पर काम जरूर किया। महाराष्ट्र पे मेरा सवाल था मैं महाराष्ट्र सरकार का भविष्य क्या दिखता है? देखिए, वो उनके हाथों में है जी, ये उनके हाथों में है। वो अगर ठीक ढंग से काम करते हैं जी, इफ दे आर प्रोएक्टिव, इफ दे वर्क अकॉर्डिंगली। एडवर्टीजमेंट से देश नहीं चलता। एडवर्टीजमेंट से आप ये सोचिए कि जनता को समझ नहीं आता, ये गलतफहमी ना पालिएगा जी। सबको मालूम होता है कि सच्चाई क्या है। दे हैव टू सी, दे हैव टू इंप्रूव द गवर्नेंस, दे हैव टू सी, दे हैव टू डिलीवर। अगर शिवसेना वापस आने का मूड बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा? ऐसा ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठ करके सारे लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन ना ऐसा कोई ना प्रस्ताव है ना ऐसे ही हमारी कोई सोच है जी। अभी वो गए हैं, उन्होंने अभी अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जिस पार्टी को खड़ा किया है उस कमिटमेंट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज, शॉकिंग था आप लोगों के लिए? जो उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ, उसके साथ इस 5 सालों में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा वो देखेंगे, फिर तौलेंगे, फिर वो तय करेंगे उनको क्या करना है। आप लोगों के लिए शॉकिंग था शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? शॉकिंग नहीं, धोखा था। धोखा था, बिल्कुल धोखा था। और हम राजनीतिक दल के लोग इन सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर चुनाव लड़ने से पहले आपको नहीं लग रहा था ऐसा होगा? नहीं लग रहा था। और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी जी के रैली से, मोदी जी ने कहा यहां देवेंद्र, शिवसेना की रैली में भी मोदी जी के कटआउट्स बहुत बड़े बड़े लगते थे उधर। ये दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उनके सामने कहा जी, उद्धव ठाकरे के सामने मंच पर कहा, सारी चीजें बड़ी स्पष्ट थी। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना था, लड़ा गया, अच्छी जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद आप अगर धोखा दोगे तो ठीक है, राजनीति में होता है सब कुछ। हम तैयार रहे, हम इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहे जी। अब मैं और हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि आप सरकार चलाओ। अब आपने सरकार में आप जिन बातों को लेकर के आप गए हैं, जिस टाइप का आपका अलायंस हुआ, जिस टाइप का आपका अलायंस हुआ है, हम एक बात जानते हैं, अनहोली अलायंसेस डज नॉट टेक यू टू होली गोल्स। जी, मैं बढ़ता हूं आगे, कोरोना की बात करता हूं। देश में कोरोना की शुरुआत जब हुई उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लेकिन तबलीगी जमात का मामला सामने आ गया। क्या आपको लगता है कि तबलीगी जमात ने भारत में कोरोना की स्पीड को, जो लॉकडाउन के बाद बहुत कम हो जानी चाहिए थी, उसको उतना कम नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स बताती हैं। जहां जहां हॉटस्पॉट्स बने, जिन हॉटस्पॉट्स को अगर आप सर्वे करेंगे, ये आपके रिसर्च का विषय है, तो वो हॉटस्पॉट्स उसी स्थानों पर बने जहां कोरोना कैरियर्स वहां गए, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसमें से वो बढ़ते चले गए। और निश्चित रूप से लॉकडाउन में एक ऐसा इवेंचुअलिटी आया जिसमें कोरोना के केसेस घटने के बजाय बढ़ने लगे। लेकिन हमारे को हेल्थ सिस्टम पर बड़ा भरोसा रहा और सभी प्रदेश की सरकारों ने अपने अच्छा काम किया, उसको हम ओवरकम कर पाए हैं। और उन हॉटस्पॉट्स में भी कंटेनमेंट जोन को भी हम संभाल पाए हैं। पर तबलीगी जमात ने, आप मानते हैं कि उसने भी इसको बढ़ाया? बिल्कुल। और उसमें मतलब ये हम नहीं मानते जी, कि सारी मीडिया आंकड़े मानते हैं, सारी मीडिया मानती है, सब लोग मानते हैं कि जहां जहां वो गए, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मौलाना साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक? अब ये तो गृह मंत्रालय इसकी सारी चिंताएं कर रहा है। एक ही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यहां कोई गलत करने वाला बचेगा नहीं, और जिसने सही किया होगा उसको कोई प्रताड़ना नहीं होगी। और जुडिशियरी भी यहां की इंडिपेंडेंट है, इसलिए जुडिशियरी भी पूरा अपना स्टैंड लेकर के चलेगी और भारत की सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। राम मंदिर का डिसीजन आया, उसके बाद जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया, मनोनीत करके भेजा गया, उसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए। क्योंकि आपने जुडिशरी की बात करी तो इस पर मैं सवाल ये हमेशा खड़ा करते रहेंगे, लेकिन 5 जजेस का बेंच जी सर्वसम्मति से अपना फैसला देता है, विद आर्ग्यूमेंट्स देता है जी। ये फैसला ऐसा नहीं है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, सारे आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए। और उसमें हमारे एक मुस्लिम भाई भी जज के रूप में रहते हैं, सब लोग मिल करके देते हैं। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का एक जीता जागता तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय जुडिशरी में भी इस बात को माना गया है कि भारत ने बहुत मैच्योर तरीके से इन चीजों को हैंडल किया है। जी, मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में
दुनिया के तमाम देशों ने, WHO ने, बिल गेट्स ने और दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने तारीफ करी कि भारत ने समय पर लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन करना चाहिए था तब करा नहीं, जब अनलॉक नहीं करना चाहिए था तब अनलॉक कर दिया। यानी मोदी सरकार में कंफ्यूजन है। ऐसा है, कंफ्यूजन उनके अपने में है जी। उनके मन में, उनके दिमाग में। और मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी की इस मामले में जानकारियां भी सीमित हैं और अंडरस्टैंडिंग भी सीमित है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड एनालिसिस अबाउट द होल सिचुएशन, ये उनकी दिक्कत है। और ठीक है, मीडिया में उनको स्पेस मिलता है, इसलिए सुबह उठ के लैपटॉप के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आप जरा सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोनिया गांधी भी कह रही है, दोनों की आप एनालाइज कर लीजिए। आप किस तरीके से इन्होंने कोरोना क्राइसिस को देखा है। कोरोना क्राइसिस में सिवाय पॉलिटिक्स के इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लिप सर्विस एंड पॉलिटिक्स। जब हम लॉकडाउन लगाया, मजदूरों के साथ एक फिल्म भी बनाई थी राहुल गांधी ने, आऊंगा उस पर भी जी। जब लॉकडाउन हुआ तो कह रहे थे कि क्यों लगा रहे हो। ये नहीं ध्यान में लिया कि राजस्थान ने पहले लगा दिया है, पंजाब ने पहले लगा दिया है, छत्तीसगढ़ ने पहले लगा दिया है। या तो आपकी वो बात नहीं सुनते हैं या आप उनको नहीं समझ पाते हैं कि हाँ किस दुनिया में है आप जानिए। उसके बाद जब लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा था तो कहा उठाते क्यों नहीं। ठीक है, उनकी बात वो भी उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह दी। उनके चीफ मिनिस्टर्स आए चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए। यहां तक कह दिया कि हम तो कंटिन्यू करेंगे, यहां तक कह दिया कि हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे। या तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी या ये उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। जब हम उठाने लगे, हमारे ही लोगों ने कहा, उनके चीफ मिनिस्टर सब ने कहा कि हमको इसके साथ जीना पड़ेगा, हम चाहते हैं कुछ करें, तो ये बोलने लगे कि उठा क्यों रहे हो, लॉकडाउन क्यों उठा रहे हो, और अब केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सीमित जानकारियों का और सीमित समझदारी का ये नतीजा है। और इसीलिए ऑपोजिशन की अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। और इसका वो उत्तर दे, वो इसको देखें। हम ये महसूस करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना क्राइसिस को इन तमाम अकल्पनीय समस्याओं के बीच में भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और सबको साथ लेकर के, जन भागीदारी के साथ, जनता को साथ लेकर के इससे लड़ने का एक बहुत सफल प्रयास किया है। राहुल गांधी ने हाल ही में बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज के साथ एक संवाद किया, जिसमें राजीव बजाज ने यह कहने की कोशिश की कि देश में लोग सच बोलने से डरते हैं। उनके पिता ने भी, राहुल बजाज साहब ने भी एक कार्यक्रम में इसी तरह की बात को कहा था। लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि आम आदमी के नजरिए से यह काफी कठिन है, क्योंकि भारत जैसा लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो आज राहुल गांधी के साथ संवाद में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोग हिंदुस्तान में बात करने से डर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इन लोग सच बोलने से डर, हाँ, बिल्कुल गलत बात है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नेताओं को है, क्योंकि वो तर्कपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं और तर्कपूर्ण बात सच्ची होती है। राजीव बजाज तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हो सकते हैं, लेकिन तर्कपूर्ण तो इसका जरूरी तो नहीं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए तो तर्कपूर्ण ही हो जाए। जी, तर्क के साथ चीजों को रखना। अब आप ही देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जब हम कोरोना क्राइसिस को डील करते हैं, बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। और भारत 142 करोड़ का देश में से 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जो ये 15 देश हैं, और 137 करोड़ का देश। और आज हम अगर बात करें तो हमारे यहां माइक्रोस्कोप, किसी की भी मौत होती है वो दुखदाई है, उसकी चिंता होनी चाहिए, और वो उसको हम रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। कोमॉर्बिडिटी केसेस को भी हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां 1000 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बने हैं, 2 लाख बेड्स हैं, 60,000 वेंटिलेटर्स का इंतजाम हो गया, 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हर दिन तैयार हो रहे हैं, मास्क लाखों के हिसाब से बन रहे हैं, हर एक तरीके की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ साथ हम लड़ने के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें अगर कोई जानता होता तो इन तर्क पर बात करें ना। सच बोलने में राहुल गांधी इसमें एक तर्क भी देते हैं। वो तर्क में आपको बताता हूं कि लॉकडाउन फेल हो गया है और राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है मोदी सरकार ने, कि राज्य अब खुद जिए, हमारा कोई मतलब नहीं। ये राज्यों को 5 बार मुख्यमंत्री बैठक बुला करके जो बातें की हैं वो किसने की हैं? वो प्रधानमंत्री जी ने की हैं। उनकी कौन सी बात है जो नहीं मानी है?
और कौन सी बात में उनको छूट नहीं दी गई है। और सब लोगों ने कहा, बैठक में कहा कि हमें अपना नाउ वी विल डिसाइड, आप जनरल गाइडलाइंस दे दीजिए, वी विल डिसाइड अनलॉक हमने कैसे करना है। तो ये दिया है, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ता है। राहुल गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। ही हैज टू रीड, ही हैज टू गो थ्रू द डिटेल्स, ही हैज टू गो थ्रू द MHA गाइडलाइंस। उस MHA गाइडलाइंस में लिखा हुआ है स्टेट्स वेल शैल बी फ्री। उन्होंने ही कहा था कि हमको फ्री करो। तो आप बताइए ना कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, ये बोलते लॉकडाउन क्यों किया। ये उनका इशारा मुझे लगता है ये होगा कि स्टेट्स को कुछ पैसे और देने चाहिए। ऐसा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने ऐसा है कहा कि 7500 रुपए हर मजदूर को ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने सबके विकास के लिए और सबके डेवलपमेंट के लिए पूरा पैसा दिया है, जो जिसका हक बनता है। ये अच्छा, गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं फंक्शन करते हैं कि आपने कहा जी हमको इतने दे दो, हम आपको उतने दे देंगे। सब चीज का पैमाना बना हुआ है जी। उस पैमाने के तहत ही हमको पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। आप कहेंगे तो आपको मैं लिस्ट भिजवा दूंगा, जिसमें सभी स्टेट्स को उनके पॉपुलेशन के आधार पर और उनके सिचुएशन को देखते हुए पैसे भेजे गए हैं। यानी आप कह रहे हैं केंद्र पूरी मदद कर रहा है, पूरी मदद, लेकिन हाल ही में और पैकेजेस में भी पूरी मदद, PM केयर फंड में भी पूरी मदद जी, हर तरीके से उनकी पूरी मदद हो रही है। हाँ, कुछ दुर्भाग्य है कि जो मिल जाए जी तो उस पर अपना स्टिकर लगा करके जनता के बीच में पहुंचा दो और आगे डिमांड कर दो। ये भी इतना भी गैर जिम्मेदाराना नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जगह तो प्रियंका गांधी वाड्रा आप लोगों की सरकार की मदद करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में 1000 बसें चलाकर। उसका उद्देश्य मदद करना नहीं था, राजनीति करना था जी। और मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में जी। राजस्थान से बच्चों को कोटा से, तब मुख्यमंत्री गहलोत को आंखों में पानी नहीं आया है। बिहार से बसें लेकर के उनको वापस घर तक पहुंचाने का काम बिहार ने लिया। योगी जी ने अपनी बसें भेज करके उन बच्चों को वहां पहुंचाया। हिमाचल का मैं रहने वाला हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने हिमाचल से बसें भेजी और बसें भेज करके बच्चों को ले गए। हरियाणा के लोगों ने वापस बच्चों को ले गए। तब ये बसें कहां खड़ी थी? तब ये क्या कर रहे थे? पंजाब से लोग और तेलंगाना से लोग, राजस्थान के लोग आए बेचारे मुसीबत में। उस समय गहलोत साहब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे आना ठीक नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, और मैं इसको एक्सपोज करता हूं जी। और फिर मैं कहूंगा दीज आर क्रोकोडाइल टीयर्स, ये घड़ियाली आंसू है, राजनीति का कैसे ओतप्रोत है। इसका कोई संबंध नहीं है जनसेवा से। हां, अभी आप फोटो ऑप्शन की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी गए और उन्होंने फोटो ऑप्शन किया। एक फिल्म में डॉक्यूमेंट्री। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से अहम भाव से नहीं, गौरव से नहीं, लेकिन सेवा भाव से बताना चाहता हूं 19 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फूड पैकेट्स पहुंचाए हैं इस क्राइसिस में। 5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन पहुंचाया है, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का। हम ये नहीं कहते कि पूरा हो गया, हमारा प्रयास रहा। उसी तरीके से हम लोगों ने 5 करोड़ से ज्यादा मास्क पहुंचाए हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने लाखों के हिसाब से हमारे मजदूरों भाई जो जा रहे थे उनको चरण पादुका का इंतजाम किया है। फोटो नहीं खिंचवाया है, उनको चाय पिलाई है, भोजन कराया है, आराम कराया है, बस की व्यवस्था करके उनको घर पहुंचाने का काम किया है। आप कांग्रेस पार्टी बता सकती है कि ऐसा एक भी उन्होंने कैंपेन लिया हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, ममता बनर्जी के साथ बीजेपी की मोदी सरकार की तलखी क्या है? क्योंकि वो तो ये तक कहते हैं कि आइए अब आप ही सरकार चला लीजिए, उन्होंने ये बात को बोला। देखिए, इस कोरोना क्राइसिस के समय में हमारा उद्देश्य तो सबकी मदद करना है जी, और सबको इस क्राइसिस से उभारना है, और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ममता जी की दिक्कत यह है कि उनको गवर्नेंस से पहले ऑपोजिशन समझ में आता है जी। गवर्नेंस उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है ऑपोजिशन करना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब लॉकडाउन हो रहा था, अमेरिका का क्या हाल था, स्पेन का क्या हाल था, इटली का क्या हाल था, सारे यूरोप का क्या हाल था, इवन चाइना भी नहीं बता रहा था कि उसका हाल क्या है। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने लॉकडाउन किया। ममता जी का बयान क्या था कि CAA से ध्यान हटाने के लिए ये कोरोना का हवा खड़ा हो गया। अभी तो एक और बयान दिया, कोरोना एक्सप्रेस भेज रहा है सेंटर। अब सुन, ये कोरोना का हवा खड़ा किया जा रहा है। व्हाट डज दिस मीन अमीश जी? इसका मतलब आपको अपनी जनता की चिंता और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, इसके बारे में आपकी जानकारियां के बारे में एक पर्दा उठता है। लोगों को पता चलता है कि आपके लिए गवर्नेंस और पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, लोगों की सेवा करना कुछ नहीं है। हर चीज को ऑपोजिशन से देखना,
और हर चीज पर जिसको कहते हैं कि केंद्र के द्वारा हर मदद को शक की निगाह से देखना और उसको अवेल नहीं करना, और अवेल करना तो अपने नाम पर अवेल करना, ये सब काम आपने कोरोना के दिनों में किया है, अच्छा नहीं है। हम आज भी आपकी पूरी मदद करेंगे, जो भी मदद चाहिए वो हम देंगे, और हम देंगे मतलब मोदी जी देंगे। मैं पॉलिटिकल बात करता हूं, क्योंकि कोरोना पे हमने काफी बात करी। बीजेपी के आप एक कार्यकर्ता से अध्यक्ष बने, और इस साल आपके दो बड़े मिशन रहेंगे, यानी आने वाले साल के अंदर दो बड़े मिशन रहेंगे, एक बिहार और दूसरा बंगाल। बंगाल की लड़ाई क्या बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सांसद भी वहां पर चुनकर आए हैं, और ममता बनर्जी बहुत गुस्सा भी कर जाती हैं, बहुत एग्रेसिव भी हो जाती है बीजेपी को लेकर। देखिए, हर लड़ाई बड़ी होती है जी, लेकिन हर लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। बिहार में हम लोग सक्षम तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। का मिशन इसलिए बड़ा है क्योंकि हर लड़ाई बंगाल की लड़ाई भी बहुत बड़ी है। चुनावी हिंसा वहां बहुत होती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, लेकिन हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव जीतेंगे। एक बात मैं बता दूं कि बंगाल में ममता जी की धरती खिसक चुकी है, लोग समझ चुके हैं, लोग कष्ट में हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हर चीज का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कट मनी कॉन्सेप्ट को लेकर के चले हुए हैं, कट मनी कल्चर है वहां पर, आम आदमी त्रस्त है, और वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुचिता की सरकार के लिए आतुर है। बंगाल की राजनीति में खासतौर पर हमने जो लेफ्ट को देखा, और जितना मैं समझता हूं, और फिर उसके बाद टीएमसी को देखा, एक रक्त चरित्र है, या फिर कोई विरोध में बात करे तो उस पर एफआईआर करा दो। क्या कहना चाहते हैं आप? ये उनके संस्कार में आ गया है, चाहे सीपीएम हो चाहे तृणमूल कांग्रेस है, उनके संस्कार में वायलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन पॉलिटिकल डिलीवरी, ये उनका एक तरीका हो गया है। लेकिन बंगाल की जनता शांतिपूर्ण तरीके से एक सुचिता वाली सरकार, एक डिलीवरी वाली सरकार चाहती है, और मोदी जी के जो अच्छे काम हुए हैं वो बंगाल में भी ठीक ढंग से रेप्लिकेट हों, ये इसकी इच्छा रखती है। मेरा अगला सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि अब वर्चुअल रैली ज्यादा होंगी, क्योंकि कोरोना के बाद पॉलिटिक्स का भी नैरेटिव थोड़ा बदल गया है? देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता कि एक तो कोरोना के क्राइसिस का इम्पैक्ट और कितना कैसा रहेगा, लेकिन हाँ, हम सब लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा जी। ये चुनाव कोरोना के साए में ही लड़ा जाएगा, इसलिए जो हम लोग जो हमारे चुनाव के कैंपेन के जो रेगुलर तरीके थे वो रेगुलर तरीके नहीं लागू हो रहे हैं। अभी मैं आपसे सिर्फ शेयर करूं कि एक साल पूरे होने पर जब हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना संदेश दे रहे हैं तो 75 हमारे वर्चुअल रैलीज हो रही हैं जी, और एक एक रैली में 50-50 हजार लोग जुड़ेंगे। इसी तरीके से 3000 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, और इसी तरीके से 500 से ज्यादा समाज के विभिन्न वर्गों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो हमको अब नए तरीके तो इजाद करने ही पड़ेंगे कम्युनिकेशन के। अब मैं आपसे उस के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं जिस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भारतीय जनता पार्टी का होता है, वो है बीजेपी और मुसलमान। मैं आपसे जानना चाहता हूं जगत प्रकाश नड्डा जी, बतौर बीजेपी अध्यक्ष, मुसलमान के साथ बीजेपी का रिश्ता क्या है? क्योंकि एक लॉबी ये फैलाने में जुटी है, बताने में जुटी है, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक, कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। अभी से नहीं, ये अभी से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जब से एग्जिस्टेंस में आई तब से यह कुत्सित प्रयास चलता रहा है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे करके अपना बेस बढ़ाती चली गई है। मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, हम पूरी ताकत के साथ चल रहे हैं। एक बात हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबको बराबर, सबका साथ, सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे। आयुष्मान भारत, आप बताइए, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, इसमें कहीं जाति पंथ आता है? आप बताइए, मुद्रा योजना, इसमें कहीं जाति पंथ आता है? आप बताइए, जनधन योजना, जाति पंथ आता है? सौभाग्य योजना, जाति पंथ आता है? उज्ज्वला योजना, ज्यादातर इसके फायदा हमारे मुस्लिम भाई, दलित भाई लोगों ने लिया है, आयुष्मान भारत में लिया है।
क्योंकि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उसको हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है और सबका विश्वास हम लेके रहे। तो क्यों मुसलमानों को आप पर भरोसा नहीं होता? क्योंकि कई बार हम आपने देखा कि किस तरह के आंदोलन हुए, किस तरह का माहौल बनाया गया। कुछ लोग इस प्रयास में लगे हैं जी, कुछ लोग इस प्रयास में लगे हैं। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हम जिस रास्ते पर चले हैं थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन रास्ता हमारा ही सफल होगा। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं कि ये तो अभी मोदी सरकार आई है, मुगल काल से तो हम ही थे। ऐसी बात अबू आजमी ने मेरे एक कार्यक्रम में करी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो ऑब्सेशन कुछ लोगों का है मुगल काल के साथ, ऑब्सेशन नहीं है जी, ये छोटी राजनीति को ध्यान में रख करके जी अपने इलेक्टोरेट को गुमराह करके अपनी कुर्सी बचाने का और कुछ नहीं है। नहीं, सीए के विरोध में हैदराबाद में जी जो इनका इलेक्टोरेट है वो इंटैक्ट रहे, इसलिए ऐसे भाषण ये देते हैं। लेकिन यही देश भर के मुस्लिमों की प्रतिबिंब है, गलत है। सीए के विरोध के दौरान एआईएम के एक वरिष्ठ नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने बोला 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, यानी उनका इशारा मैं समझ गया। मुनव्वर राणा ने लिखा, बहुत बड़े शायर है मुनव्वर राणा, सिर्फ नेता नहीं, मुनव्वर राणा लिखते हैं कि भारत में 100 करोड़ जानवर और 35 करोड़ इंसान है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये सिर्फ नेता नहीं है, ये एक लॉबी भी है जो लगातार ये नैरेटिव को चलाती है, पूरे देश में चलाती है। ये बिल्कुल चलाती है और दुनिया तक ले और नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तरफ से भी में भी पहुंचाने का इसको प्रयास करते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारा रास्ता सच्चा है और हम ये भी मानते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट देकर के आप कुछ लोगों को तो गुमराह कर सकते हो। सारा देश और सारे मुस्लिम समुदाय का ये प्रतिबिंब नहीं है। दिस इज नॉट द इमेज, और ये सबकी सोच नहीं है। हमको सब लोगों को इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि राइट माइंडेड सोच वाले लोगों को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, उनको साथ लेना पड़ेगा, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, लेकिन बीजेपी मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले क्यों नहीं पा रही? हमारा प्रयास है जी, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा प्रयास है और हम इसमें आगे चल करके सफल होंगे, क्योंकि हमारा रास्ता सही है। हाँ, मैंने पहले कहा आपको, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं आगे आता हूं। पॉलिटिक्स पर अगर हम वापस लौट कर आए तो देश में मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये निश्चित तौर पर आप कहेंगे ये हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कमजोर विपक्ष है वो भी आपकी सरकार की मजबूती के लिए जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी किसी के कमजोरी पर बने हैं ये नहीं है। मोदी जी 130 करोड़ देश के आशीर्वाद से बने हैं और पॉजिटिव वोट से बने हैं। ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ नेगेटिव वोटिंग, ही इज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वोटिंग। उनको सकारात्मक वोट मिले हैं, देश सुरक्षित है उनके हाथों में, इस विश्वास के साथ मिले हैं। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, मैंने इसी इंटरव्यू में इतने इशारे दे दिए ऑपोजिशन को, समझने वालों के लिए तो इशारा ही काफी। गांधी परिवार के साथ आप लोगों का भी विशेष प्रेम है, उनका भी? मेरा कोई विशेष प्रेम नहीं है, आपने देखा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी का भी विशेष, पार्टी का भी कोई विशेष प्रेम नहीं है। लेकिन हाँ, वो ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सुबह कुछ बोलेंगे तो शाम को तो हमारे को भी बोलना है ना जी। लेकिन मैं फिर इसी इंटरव्यू में मैंने इतने इशारे ऑपोजिशन को दिए, अगर वो हासिल कर लें। अब ये शब्दावली देखो आप, कि राहुल जी का जो शब्दों में उन्होंने कहा वो उनका भाव नहीं था, उनके भाव को समझिए। अभी क्या भाव को समझे? उन्होंने तो प्रधानमंत्री को डंडे मारने तक की बात कह दी। फिर नहीं, वो तो खैर, वो तो उसका तो जवाब भारत की जनता ने दिया जी, उसका तो भारत की जनता ने जवाब दिया। और यह उनकी कांग्रेस पार्टी की जो एक विरासत है जी, उसको विचार करना चाहिए कि यह स्टेटमेंट उसकी विरासत से मेल खाता है कि नहीं करता है। ये तो उनके लिए सोचने की बात है। मैं फिर यही बता रहा हूं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, दूसरे को मत बोलो, अपने बल्ले को देखो भैया। एक बिल्कुल आखिरी 2 सवाल है। आर्थिक संकट भी खड़ा हुआ है इस काल के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करी और 20,000 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री तक तो ठीक था, लेकिन वित्त मंत्री उस तरह से नहीं समझा पाई देश को भी और विपक्ष को भी। देखिए, साधारण आदमी तक पहुंचाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जी, हम नीचे तक ले जा रहे हैं जी। हमको एक बात समझनी चाहिए कि कुछ
पैकेज का पार्ट है जिसमें हम लोगों ने लोगों की मदद की है जी, जिसमें हमने पैसा को पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर चाहे वो जनधन योजना है, फिर चाहे वो राशन है, फिर चाहे वो उनके अकाउंट्स में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फिर चाहे दिव्यांग लोगों को पैसे देने की बात है। लेकिन इससे आगे आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने के लिए हर सेगमेंट के लिए, और इसकी सारी रचना ऐसे की गई है जिसमें वह उसको जो हासिल होना चाहिए था उसमें जो बॉटलनेक्स आते हैं उनको दूर करके, उन सारे रिफॉर्म्स को ला करके इसको करने का प्रयास किया है। और इसको हम निश्चित रूप से जनता के सामने बखूबी रखेंगे। और ये हमारे अपना जो 1 साल हम मना रहे हैं जी, उसमें हम नीचे तक अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा 1977 में आप पटना विश्वविद्यालय में, या फिर कहें तो आप छात्र राजनीति पटना में कर रहे थे, आपके फादर भी वहीं थे, तो मैं उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप देख पाए, ये 4 तस्वीरें हैं जी। ये तस्वीर है 1978 की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं विद्यार्थी था और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोगों ने एक कार्यक्रम में इनवाइट किया था। एक हम यात्रा निकाल रहे थे, वो यात्रा थी एजुकेशनल चेंज के बारे में, एक जगह जगह पर डिस्कोर्सेज हों उसकी चिंता करने के लिए। ये कहानी है आपके कार्यकर्ता से अध्यक्ष बनने की, क्योंकि एक तस्वीर में आप एबीवीपी में है, दूसरी में आप युवा मोर्चा में, उस तस्वीर में तो मुझे प्रमोद महाजन, विजय गोयल, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी सब दिख रहे हैं। ये तब था जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना जी। और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में युवा काल से लेकर के आज तक हर जगह पर काम करने का मौका मिला, और हर जिसको हम कहें कि हर स्तर पे काम करने का मौका मिला। ये राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बनाया था जी, 1987 की तस्वीर है। तो और आखिरी तस्वीर जो है वो आपकी और अमित शाह जी की साथ में है, जिसमें मुझे लगता है कि आप अध्यक्ष का कार्यभार ले रहे हैं। जी जी। तो वो कैसा पल था? निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा कि कार्यकर्ता से शीर्ष पद था। खुशी का पल तो था ही जी, लेकिन जिम्मेवारी का भी बोध था, एक बात। और दूसरी बात कि मैं नहीं, हम सब लोग मिल करके जी इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इस बोध के साथ में काम को संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने बहुत बेबाक बातचीत करी, स्पष्ट रूप से बातचीत करी और अपने क्रिटिक्स को भी पूर्ण रूप से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद न्यूज 18 नेटवर्क के साथ। धन्यवाद अमीश जी, आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे जगत प्रकाश नड्डा जिन्होंने बेबाकी के साथ हर बात को रखा। नमस्कार।